नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो आपके पोर्शन चल रहा था, यहाँ पे लैब असिस्टेंट के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आपके 5 नंबर यहाँ पे पार्ट है। देखो, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पीबीआर जो 322 है, जो क्लोनिंग के लिए काम में लिया जाता है, उसके बारे में हमने बात की थी कि पीबीआर 322 के अंदर कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, किस प्रकार से हम इसको यहाँ पे क्लोनिंग के अंदर काम में लेते हैं। तो इसी प्रकार आज हमारे सामने एक और यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर होगा, क्लोनिंग वाहक है, और वो है यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से अलग किया हुआ। तो नेक्स्ट हमारी यहाँ पे जो आज की हेडिंग हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इस जीवाणु से एक प्लाज्मिड अलग किया गया था। उस प्लाज्मिड का नाम आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये प्लाज्मिड है, ये किससे अलग किया गया था यहाँ पे। तो विशेष तौर से आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमिफेसियंस है, इसे जो प्लाज्मिड अलग किया गया था वो आपकी टीआई प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड है यहाँ पे? टीआई प्लाज्मिड। फिर यहाँ पे नॉर्मली आपको इस टीआई के बारे में ध्यान में होना चाहिए कि इस टीआई का फुल फॉर्म क्या है सर। यहाँ पे टीआई का पूरा नाम होता है यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग। क्या होता है यहाँ पे? ट्यूमर इंड्यूसिंग। अब ट्यूमर इंड्यूसिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्यूमर इंड्यूसिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि गांठ को प्रेरित करने वाला। मतलब पाथवो के अंदर ये कैंसर या फिर गांठों के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो सर इस प्लाज्मिड को काम में क्यों लेंगे? क्योंकि पाथवो की जड़ें हैं, अगर उनके अंदर गांठों का आपके गांठों का निर्माण हो जाएगा, तो गांठों के निर्माण के कारण पादप के ऊपर वाले भाग तक तो कोई पोषक पदार्थ जाएगा नहीं, उन गांठों के अंदर ही संग्रहित हो जाएगा, और पादप आपके सूख भी सकता है, बिल्कुल सूख सकता है। तो इसको हम यहाँ पे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर या फिर वाहक के रूप में क्यों यूज लेंगे और कैसे यूज लेंगे तो भी बिल्कुल वो भी हम बात करेंगे। लेकिन एक फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जो आपकी प्लाज्मिड अलग किया गया था, टीआई प्लाज्मिड, इस टीआई प्लाज्मिड को प्राकृतिक अभियांत्रिकी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? प्राकृतिक अभियांत्रिकी। प्राकृतिक अभियांत्रिकी का मतलब हो जाएगा कि इसे हम यहाँ पे नेचुरल इंजीनियरिंग कहते हैं। नेचुरल इंजीनियर, नेचुरल इंजीनियर कहा जाता है। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। तो नेचुरल इंजीनियर किसे कहा जाता है? टीआई प्लाज्मिड को कहा जाता है। टीआई प्लाज्मिड कौन से जीवाणु से अलग किया गया था? आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से ये आपके अलग किया गया था। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। देखो, हर एक चीज को एकदम कंप्लीट करना है, ठीक है, छोड़ना किसी को नहीं है। अब ध्यान में रखना कि ये जो टीआई प्लाज्मिड है ना, ये आपके कौन से पादपों के अंदर रोग उत्पन्न करता था या फिर ये कार्य क्या करता है? तो टीआई प्लाज्मिड या फिर ये जो जीवाणु है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये आपके डाइकोट प्लांट के अंदर, कौन से प्लांट यहाँ पे? कि जो डाइकोट प्लांट है उनके अंदर एक रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग? तो क्राउन गॉल ट्यूमर। कौन सा रोग उत्पन्न करता है यहाँ पे? क्राउन गॉल ट्यूमर उत्पन्न करता है। तो ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, इसका जो टीआई प्लाज्मिड है, ये आपके डाइकोट का मतलब द्विबीजपत्री पादपों के अंदर एक रोग उत्पन्न करता है। उसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्राउन गॉल ट्यूमर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड के बारे में। इस टीआई प्लाज्मिड के बारे में समझते हैं कि इसको हम वेक्टर के रूप में या फिर वाहक के रूप में यूज कैसे लेंगे, किस प्रकार से हम इसको यहाँ पे मॉडिफाई करके काम में ले सकते हैं। तो पहली बात तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि टीआई प्लाज्मिड का वह भाग, टीआई प्लाज्मिड का वह भाग जो पादपों में प्रवेश करके, जो पादपों में प्रवेश कर, पादपों में प्रवेश कर संक्रमण उत्पन्न करता है, संक्रमण उत्पन्न करता है, संक्रमण उत्पन्न करता है, उसे टीडीएनए कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पे? टीडीएनए कहा जाता है। तो ये टीडीएनए के बारे में आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना।
तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपके संक्रमण उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टीडीएनए कहा जाता है, टीडीएनए कहा जाता है। तो टीडीएनए के बारे में कंप्लीट हो गया। अभी टीआई प्लाज्मिड के अंदर कुछ ऐसा एक भाग होगा जो पादपों के अंदर प्रवेश करेगा तो पादपों के अंदर संक्रमण उत्पन्न कर देता है। तो टीआई प्लाज्मिड का वह भाग जो पादपों में संक्रमण उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड कहा जाता है। या फिर इस टीडीएनए को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर डीएनए कह सकते हैं। टी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर डीएनए, क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर डीएनए। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, ट्रांसफर डीएनए क्या होता है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। एक नोट पॉइंट आपको विशेष तौर से और ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो टीडीएनए है, इस टीडीएनए में ऑक्सिन, टीडीएनए में ऑक्सिन और इसके बाद में साइटोकाइनिन, ऑक्सिन साइटोकाइनिन व ओपाइन संश्लेषण, व ओपाइन संश्लेषण की जीन पाई जाती है। ओपाइन संश्लेषण की जीन पाई जाती है। ये विशेष रूप से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो टीडीएनए होता है, इस टीडीएनए के अंदर एक तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये दो तो क्या हो गई यहाँ पे प्लांट हार्मोन हो गई। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना टीडीएनए के अंदर यहाँ पे एक ओपाइन संश्लेषण की क्या पाई जाती है, जीन। तो यहाँ तक आपको अगर चीजें क्लियर है साथ साथ में, तो एक बार सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स जरूर कर दे। और फिर हम चल रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। अब नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ये जो ओपाइन संश्लेषण है ये आपके संश्लेषित कहाँ पे होगा। तो पहली बात ध्यान में रखना कि जो ओपाइन संश्लेषण है इसका जो संश्लेषण करेगा वो प्लांट खुद करता है। तो ओपाइन का जो संश्लेषण है वो कौन करता है, यहाँ पे प्लांट। लेकिन बात ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो प्लांट के अंदर संश्लेषित होगा, लेकिन इसका जो पाचन या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो उपापचय का जो कार्य करता है वो कौन करता है। तो उपापचय का कार्य ध्यान में रखना जीवाणु करेगा। कौन करेगा, यहाँ पे जीवाणु। तो ये चीजें यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई है, तो एक बार आप कमेंट्स जरूर करें यहाँ तक। तो हमने बात कर ली यहाँ पे टोटल की टीडीएनए क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी जीन पाई जाती हैं, और ओपाइन संश्लेषण के बारे में ध्यान में रखना। ओपाइन का जो संश्लेषण होता है वो पादप के खुद के अंदर होता है, और इसका जो उपापचय करेगा वो कौन करेगा, यहाँ पे जीवाणु करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं भी टीडीएनए है, या फिर हमने बात की थी टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड के बारे में हमने स्टार्टिंग के अंदर बात की थी, और आपको एक बात पता होगी कि भाई ये पादपों के अंदर गांठ के निर्माण को प्रेरित करेगा। मतलब सर ये पादपों के लिए हानिकारक होगा फिर तो ट्रांसफर करना। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो यहाँ पे कि पादपों के अंदर अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये तो एक हानिकारक प्रक्रिया हो जाएगी, बिल्कुल होगी हानिकारक प्रक्रिया। तो सर हम इसको क्यों ट्रांसफर करेंगे। तो ध्यान में रखना कि इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो गांठ का निर्माण करेगा पादपों के अंदर, जो पादपों के अंदर संक्रमण करता है, उस क्षेत्र को बाहर निकाल देंगे। तो वो क्षेत्र कौन सा होगा सर, इसके अंदर वो टीडीएनए का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे, टीडीएनए का। क्योंकि ये टीडीएनए वाला जो क्षेत्र है यही आपके क्षेत्र पादपों के अंदर क्या करता है, संक्रमण। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये संक्रमण उत्पन्न करता है, और वो भाग क्या कहलाता है, आपके टीडीएनए। तो टीआई प्लाज्मिड में से हम क्या करेंगे, टीडीएनए को बाहर निकाल देंगे। और जैसे हमने टीआई प्लाज्मिड में से टीडीएनए को बाहर निकाला, तो उसकी जगह हम इधर से कोई भी वांछित जीन जोड़ सकते हैं जो हमें पादप के अंदर क्या करवानी है, ट्रांसफर करवानी है। तो हम क्या करेंगे, टीआई जो प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड को क्लोनिंग वाहक के रूप में उपयोग में लाने से पहले हम क्या करते हैं, टीडीएनए को यहाँ से हटाना पड़ता है। तो टीडीएनए को हटाते हैं और इसकी जगह, टीडीएनए की जगह कोई भी वांछित जीन जोड़ते हैं। कौन सी जीन जोड़ते हैं, यहाँ पे वांछित जीन जोड़ी जाती है। अब ये जो टीडीएनए को हटाकर हमने यहाँ पे वांछित जीन को जोड़ा, तो ये जो प्रक्रिया है ये आपकी कहलाती है डिसआर्म्ड वेक्टर। ये क्या कहलाती है, आपके डिसआर्म्ड वेक्टर कहलाती है। ठीक है, डिसआर्म्ड वेक्टर कहलाती है। ये बात आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना है कि डिसआर्म्ड वेक्टर क्या होता है। तो टीआई प्लाज्मिड में से टीडीएनए को हटाकर उसके जगह वांछित जीन को जोड़ दिया जाता है, तो वो आपके क्या कहलाती है, यहाँ पे डिसआर्म्ड वेक्टर कहलाती है। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे बात करें भी, नॉर्मली पादप के अंदर हमने ट्रांसफर करने के लिए पीबीआर 322 का यूज किया, एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड का हमने प्रयोग किया। तो सर जंतुओं के अंदर अगर जीन को ट्रांसफर करना है तो किसको काम में लिया जाएगा।
तो जंतुओं के अंदर अगर जीन का ट्रांसफर करना है तो विशेष तौर से ध्यान में रखना, यहाँ पे रेट्रोवायरस को यूज लिया जाएगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था रेट्रोवायरस, जिसे हम यहाँ पे पश विषाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे? पश विषाणु। तो रेट्रोवायरस या पश विषाणु को यहाँ पे जंतुओं के अंदर जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिया जाता है। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे कि मुख्य रूप से आपके जो टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो पादप के अंदर जो मुख्य रूप से जो वाहक होते हैं वो कौन कौन से क्लोनिंग वाहक काम में लिए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लोनिंग वाहक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे? क्लोनिंग वाहक, कि कौन कौन से क्लोनिंग वाहक आपके काम में लिए जाते हैं। तो सब क्लोनिंग वाहकों के मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। एक क्लोनिंग वाहक आपको ध्यान में रखना है। एक तो हो सकता है यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए। कौन सा हो सकता है यहाँ पे? प्लाज्मिड डीएनए। ये ध्यान में रखना, एक सरलतम प्लाज्मिड है, एक सरलतम क्लोनिंग वाहक है। वो कौन सा है यहाँ पे? प्लाज्मिड डीएनए। फिर नेक्स्ट हमारे सामने हो जाएगा यहाँ पे लेम्डा फेज डीएनए। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? लेम्डा फेज डीएनए। ये भी एक प्रकार का क्लोनिंग वाहक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे कोस्मिड डीएनए। ये लो सर यहाँ पे कोस्मिड डीएनए। अब बात करें कि सर कोस्मिड किससे बनाया जाता है, तो ध्यान में रखना कि जो कोस्मिड है ये आपके सर प्लाज्मिड डीएनए से, और इस प्लाज्मिड के साथ में अगर लेम्डा फेज की कोशिका, लेम्डा फेज की कोष क्षेत्र को अगर मिला दिया जाए तो वो आपके कौन सा बन जाएगा? यहाँ पे कोस्मिड बन जाएगा। देखो मिड किससे जुड़ा है? प्लाज्मिड से। और कोष किससे आया? यहाँ पे लेम्डा फेज की जो कोष क्षेत्र होता है उसको मिला दिया जाता है तो आपके कोस्मिड का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा यहाँ पे फेज मिड। किसका निर्माण आएगा यहाँ पे? फेज मिड। अब फेज मिड का भी निर्माण किसके द्वारा होगा? तो आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हो कि अगर जीवाणु भोजी का जो डीएनए है, तो जीवाणु भोजी का जो डीएनए होता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। बिल्कुल, जीवाणु भोजी का डीएनए। तो एक तो जीवाणु भोजी का क्या होना चाहिए यहाँ पे? डीएनए, और इसके साथ में हमने मिला दिया अगर प्लाज्मिड का डीएनए। किसका डीएनए मिला दिया यहाँ पे? प्लाज्मिड का डीएनए। तो प्लाज्मिड का डीएनए मिला दिया तो हमारे सामने किसका निर्माण होगा? फेजमिड का निर्माण होगा। तो ये आपके विशेष रूप से ध्यान में रखना, ये मेन आपके वाहक यूज लिए जाते हैं। तो आपको कोस्मिड डीएनए और फेजमिड के बारे में ध्यान में रखना कि भाई इनका निर्माण होता कैसे। अब इसके अतिरिक्त दो और है यहाँ पे ध्यान में रखना, आर्टिफिशियल जो आपके क्लोनिंग वाहक बनाए गए उनके बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल के अंदर एक तो यहाँ पे BAC होता है और एक होता है यहाँ पे ध्यान में रखना YAC। अब BAC का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो जाएगा, और YAC का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो BAC और YAC ये कृत्रिम रूप से आपके तैयार किए गए क्लोनिंग वाहक हैं। BAC का मतलब हो जाएगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और YAC का मतलब हो जाएगा यहाँ पे यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो यहाँ तक आपको क्लोनिंग वाहक तक कंप्लीट हो जानी चाहिए भी चीज़ें। एकदम सरल चीज़ें हैं, हार्ड नहीं लेनी है, कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना है। जब तक आप कंटिन्यू चीज़ों को रिवाइज करोगे तो एक भी चीज़ आपको हार्ड नहीं लगेगी, और जिस दिन से आपने अगर रिवीजन छोड़ दिया तो आपकी सारी चीज़ें हावी हो जाएगी। तो चीज़ों को वापस आप याद करते रहना। तो अब ध्यान में रखना कि जो BAC और जो YAC है इनका उपयोग आपकी मानव जीनोम प्रोजेक्ट में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कौन से वाहकों का यूज किया जाता है? तो BAC और YAC जीवाणु का इन क्लोनिंग वाहक का यूज किया जाता है। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट होती क्या है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं HGP। ठीक है, तो मानव के अंदर गुणसूत्रों की पहचान करने के लिए आपके प्रोजेक्ट चलाया गया था। बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट था, बहुत ही खर्चा आया था। ये सारी चीजें हम अंत में पढ़ेंगे इस बायोटेक्नोलॉजी के लेसन के अंदर। अब देखो, क्लोनिंग हमने कर ली, क्लोनिंग के अलावा हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ लिया। भाई अभी तक कौन कौन से साधन पढ़े? एक तो हमने पढ़ा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सर बिल्कुल पढ़ा है सर, जो डीएनए को काटने का कार्य करेगा। फिर हमने पढ़ा है यहाँ पे जेल विद्युत कण संचलन, जिसके द्वारा क्या होगा सर? कटे हुए जो डीएनए के खंड है उनको अलग कर लिया जाता है। बिल्कुल सर। इसके बाद में हमने एक लाइगेज एंजाइम पढ़ा, जो क्या करता है? आपके लाइगेज एंजाइम ध्यान में रखना, यहाँ पे दो अलग अलग डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। मतलब सर RDNA का निर्माण होगा। बिल्कुल, RDNA का क्या होगा? निर्माण। और इसके अलावा हमने यहाँ पे क्लोनिंग वाहक पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? यहाँ पे क्लोनिंग वाहक पढ़ लिया। तो अब क्या करना है सर? तो अब हमारे सामने जो क्लोनिंग वाहक के साथ में जैसे जीन को जोड़ दिया तो उस जीन को किसी प्लांट या जंतु के अंदर ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा सर। तो अब हमारे सामने जो मेथड आएगा वो आएगा यहाँ पे जीन स्थानांतरण की विधियां।
जीन स्थानांतरण की विधियां हमारे सामने आएगी और जीन स्थानांतरण की विधियों को एकदम अच्छे से समझना है। अब देखो जीन स्थानांतरण की विधि आपकी कितने प्रकार की, तो मुख्य रूप से ध्यान में रखना जीन स्थानांतरण की विधि दो प्रकार की। कौन कौन सी सर? एक तो जीन को हम डायरेक्ट ही प्लांट के अंदर ट्रांसफर करवा देते, तो वो होता है आपके प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। वो क्या होता है आपके प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। और एक होता है कि भाई जीन को हमने किसी वाहक के साथ में जोड़ा और उसके बाद में हमने प्लांट के अंदर ट्रांसफर करवाया, तो वो हो जाता है आपका अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। तो जीन स्थानांतरण कितने प्रकार का? दो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंदर क्या होता है कि प्रत्यक्ष के अंदर कोई वाहक का यूज नहीं किया जाता है, कोई ना कोई उपकरण के द्वारा हम उस जीन को पादप में ट्रांसफर कर देंगे। और अप्रत्यक्ष का मतलब कि उस जीन को पहले वाहक के साथ में जोड़ेंगे, फिर उसको वाहक को हम पादप के अंदर ट्रांसफर करेंगे, तब वो जीन ट्रांसफर होगी, आसानी से नहीं होने वाली। तो एक तो प्रत्यक्ष स्थानांतरण, एक कौन सा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष, या इसको डायरेक्ट कह सकते हैं, और ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष स्थानांतरण के अंदर कौन कौन से मेथड हैं? तो एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जीन गन मेथड, ध्यान में रखना, जीन गन मेथड। जीन गन के अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन का मेथड पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन। कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रोपोरेशन का मेथड पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोपोरेशन के बाद में हो जाएगा यहाँ पे हमारे सामने लाइपोसोम। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? लाइपोसोम। तो ये सारी डिटेल्स हमें इस प्रत्यक्ष स्थानांतरण के अंदर ये सारे मेथड पढ़ने पड़ेंगे। इन मेथड में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। और ये जो मेथड है ये हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई और जो स्टूडेंट अगर क्लास एंड तक ले रहे हैं तो कमेंट्स जरूर करना, मुझे भी पता चले भाई इतने स्टूडेंट्स क्लास है वो एंड तक देखते हैं। और अगर किसी का कमेंट्स नहीं आता है तो मैं ये समझूंगा कि वीडियो को आप स्टार्टिंग तक 5 मिनट तक देखते हैं, उसके बाद में वीडियो को एंड कर देते हो। तो अब कमेंट्स जरूर करना, जो भी स्टूडेंट एंड तक अगर इस क्लास को देख रहे हैं अभी तक, तो एक बार कमेंट्स जरूर करना।